हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। ये आपका सीएस एग्जीक्यूटिव का जो चैप्टर नंबर 14 हम पढ़ रहे थे, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है पेज नंबर 93 से शुरू हो रहा है। इट इज़ पोर्टफोलियो एनालिसिस। ठीक है, पोर्टफोलियो होता क्या है बेसिक, पहले आप वो समझो। एक पोर्टफोलियो वर्ड यूज़ होता है स्टॉक मार्केट में, बड़ा पॉपुलर सा वर्ड है। और काफ़ी लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको पोर्टफोलियो वर्ड सुन के एक ही चीज़ समझ में आती है, हाँ भाई कौन से शेयर ले रखे हैं, कौन से कंपनी के हैं, कौन सी सेक्टर के हैं, ये वो, मतलब बात वही होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि पोर्टफोलियो एनालिसिस की अगर हम बात करें तो उसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, नॉट हम स्टॉक मार्केट की बिल्कुल यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, वो मैं पहले ही आपके आगे क्लियर कर रहा हूँ। हम यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहे हैं जो या तो मैन्युफैक्चरिंग करती है या सर्विस प्रोवाइड करती है, ऐसी एंटिटीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली दीज एंटिटीज़ आर हैविंग वेरियस प्रोडक्ट्स टू ऑफर टू द पब्लिक। ठीक है, ये मेन इंटेंशन उनका होता है। एंड वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक सेक्टर पे या किसी एक प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करते। अब अगर कोई कंपनी, जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं पतंजलि का, पतंजलि को आप देख लो, तो पतंजलि क्या खाली दवाइयाँ सप्लाई करता है, या खाली टूथपेस्ट बनाता है, या खाली घी बनाता है, या फिर खाली कोई पर्टिकुलर बिस्किट बनाता है? ऐसा तो नहीं है। पतंजलि इज इनटू एवरीथिंग, मतलब दे आर ट्राइंग कि डिटर्जेंट पाउडर हो, या फिर साबुन हो, या फिर टूथपेस्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, पतंजलि इज एवरीवेयर। ठीक है, बाबा जी सब जगह है। वैसे ही हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो मार्केटिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती खुद का, लेकिन पैकिंग और मार्केटिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन वो करते हैं। आईटीसी, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स, ये लोग अपने खुद के प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं उसकी वेराइटी और उसकी रेंज अलग अलग है, इसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड द पोर्टफोलियो एनालिसिस, जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं कि हर कंपनी का अपना एक पोर्टफोलियो है, एक बास्केट है, जिसमें उनके द्वारा प्रोवाइड की गई सारी सर्विसेज और गुड्स जो है उसके अंदर अवेलेबल है। और कंपनी उसका एनालिसिस करती है कि कौन सा प्रोडक्ट हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। जैसे आप एग्जांपल ले लो एप्पल का, तो एप्पल मोबाइल फ़ोन्स तो बना ही रहा है। अच्छा, एप्पल लैपटॉप भी बना रहा है, एप्पल टैबलेट भी बना रहा है। पहले वो इसके लिए म्यूज़िक के लिए आईपॉड आते थे, वो भी थे। ठीक है, आईपैड आते हैं, टैबलेट्स जो हैं, तो वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं। एयरपॉड्स बना रहे हैं वो, तो दे आर प्रोवाइडिंग वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो वो लोग भी तो ये एनालिसिस करते होंगे ना कि आईफोन से कितना सेल होता है, हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, एयरपोर्ट से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, अच्छा आफ्टर सेल सर्विसेज जो हम देते हैं उससे हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट होता है। तो ये सारा एनालिसिस जो है वो यहाँ पे कवर अप होता है, और इसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स देखेंगे। ठीक है, अब एक पर्सन का नाम है पीटर ड्रकर, जिन्होंने 1973 में प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस जो है वो किया था। और उन्होंने प्रपोजल रखा था कि इस तरीके से होना चाहिए कि हर प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो में एनालिसिस किया जाए और फिर डिसाइड किया जाए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, कौन सा प्रोडक्ट हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, कौन सा बंद कर देना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट में रिसर्च डेवलपमेंट की ज़रूरत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्लैरिफाई होती है जब आप प्रोडक्ट का या पोर्टफोलियो का एनालिसिस करते। ठीक है, आगे बढ़ते। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि प्रोडक्ट्स को क्लासीफाई किया उन्होंने 3 कैटेगरी में। टुडेज ब्रेड विनर्स, ब्रेड विनर्स मतलब आज कौन सा प्रोडक्ट आपको रोटी कमा के दे रहा है, ब्रेड विनर उस सेंस में। टुमारोज ब्रेड विनर, कल आपको क्या चीज़ जो है वो कमा के देगी। और येस्टरडेज ब्रेड विनर मतलब येस्टरडे, कल अगर हम देखें तो कौन था, कौन अवेलेबल था, या कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिनसे हमारी बहुत अच्छी कमाई हो रही थी। तो ऐसी तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने टाइम के साथ साथ अपग्रेड किया। जैसे बजाज का एग्जांपल ले लो, तो बजाज का स्कूटर चेतक, दैट वाज द मोस्ट पॉपुलर स्कूटर, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास वो स्कूटर शायद रहा होगा। मेजोरिटी लोग वही यूज़ करते थे और कुछ आता ही नहीं था। मेरे ग्रैंडफादर के पास भी बजाज चेतक स्कूटर था बहुत पहले, मतलब मैं तो ऑलमोस्ट बहुत कम एज होगी और तभी वो बेच दिया होगा, और उसकी मतलब ट्रेंड ख़त्म हो गया था। फिर वो मोपेड आ गए, ल्यूना आ गया, एक्टिवा आ गया, काइनेटिक आ गया, स्कूटी आ गई, बाइक्स आ गई, हीरो होंडा स्प्लेंडर, ये सब आ गई। तो ट्रेंड चेंज होता गया। बट बजाज जो पहले स्कूटर पे चल रहा था तो वो उसका येस्टरडेज ब्रेड विनर था। आज उसका ब्रेड विनर जो है वो बजाज पल्सर है, या फिर बजाज की और बाइक्स हैं। अब कल क्या होगा, कल कुछ नया आएगा, शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे, तो वो उसके कल के ब्रेड विनर होंगे जो आगे उसको कमा के देंगे। तो अपने पोर्टफोलियो को उस तरीके से डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ पे इन्होंने रिकमेंड किया। ठीक है, आगे देखें। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है।
दैट इज कॉल्ड द BCG मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स मैट्रिक्स। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जो है वो यूएस में एक जगह है बॉस्टन, वहाँ की एक कंपनी है और एक्चुअली में वो एक कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जब बिजनेस हाउसेस को गाइडेंस चाहिए होता है कि हम क्या करें, कैसे अपना बिजनेस आगे ले जाएं और क्या ट्रिक्स यूज़ करें, मार्केटिंग कैसे करें, लोगों तक अपना प्रोडक्ट पॉपुलर कैसे बनाएं। आजकल आप देखते हो ना कि मतलब मार्केटिंग इस तरीके से होती है ना कि कंपनीज आर लाइक डूइंग एनीथिंग टू गेट पॉपुलर, वैसा हो रहा है। सेम चीज़ है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स मैट्रिक्स। और इन्होंने क्या किया है, प्रोडक्ट का जो पोर्टफोलियो है वो कुछ क्रिएट किया उनकी तरह से, एक स्टैंडर्ड उन्होंने क्रिएट करके दिया जो मार्केटिंग में, सेल्स में, प्लानिंग में काम आता है। और हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने वो मैट्रिक्स या वो मॉडल प्रोवाइड किया। तो इसमें दो डायमेंशंस को ध्यान में रखा गया है, मार्केट की ग्रोथ कितनी है और आपका उस मार्केट में शेयर कितना है। मार्केट कितना बढ़ रहा है, कंज्यूमर बेस कितना बढ़ रहा है और मार्केट में आपका शेयर कितना है, ये दो चीज़ों की बात हो रही है। और इसी को यूज़ करके इन्होंने ये पोर्टफोलियो क्रिएट करने की बात की है। तो पहले तो मैं आपको, ये तो लिखा जो है वो तो अपनी जगह, पहले उसका मैं आपको एक चार्ट बता देता हूँ, दैट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। अगर आप इसका एक क्रक्स समझ लोगे ना एक लाइव एग्जांपल के साथ, आई डोंट थिंक थियरी में ऐसी कोई क्वेरी निकलने वाली है। जैसे पेज नंबर 96 पे है आपका ये एग्जांपल जो मैंने लिया है नेस्ले का, ठीक है। नेस्ले कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट है, अच्छा एग्जांपल है ये। फिर एक अमूल का भी आएगा। देखो आप देखोगे तो एक्स एक्सिस पे मार्केट शेयर है लो टू हाई, ठीक है, और वाई एक्सिस पे मार्केट ग्रोथ है, ठीक है, अगेन लो टू हाई। तो किस तरीके से कंसिडर करना है, अब चार कैटेगरीज में, क्वाड्रेंट्स में इन्होंने बांटा हुआ है, ठीक है, पूरे ग्राफ को। और ऐसा बोल रहे हैं कि एक क्वाड्रेंट को हम नाम देंगे और नाम अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है। एक का नाम है स्टार्स, दूसरे का नाम है कैश काउ, तीसरा है क्वेश्चन मार्क, एक है डॉग्स। तो ऐसे करके इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में इसको बांटा है। देखते हैं हम कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है फॉर नेस्ले कंपनी। तो देखो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्स की। स्टार्स मतलब इस कैटेगरी में कंपनी के वो प्रोडक्ट्स आएंगे पोर्टफोलियो में से जिनका मार्केट शेयर बहुत हाई है और जिनकी मार्केट ग्रोथ भी बहुत हाई है। समझ में आ रहा है? तो मार्केट ग्रोथ हाई होने का मतलब कंपनी की ग्रोथ नहीं, मार्केट एक्सपांड कर रहा है। जैसे नेस्कैफे का एग्जांपल इन्होंने लिया है, जो कॉफ़ी नेस्ले प्रोवाइड कर रहा है। आज की डेट में नेस्कैफे का मार्केट शेयर इट इज़ 55%, मैसिव 55%। उसके बाद ब्रू आती है, ब्रू तो थर्ड नंबर पे है। टाटा की जो कॉफ़ी है, टाटाज कॉफ़ी इज़ सेकेंड, और उसके बाद ब्रू आती है और उसके बाद बाकी कंपनीज आती हैं। तो ऐसे करके 14 to 17% मार्केट शेयर ये बाकी दो कंपनीज का, और अदर्स में बाकी फिर जो बची हुई कंपनी वो आ जाएगी। तो नेस्कैफे को ये एडवांटेज है कि कॉफ़ी पीने वाले लोगों की पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है, यंग क्राउड आ रहा है। अच्छा, नेस्कैफे कॉफ़ी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हॉट कॉफ़ी में भी चलेगा, कोल्ड कॉफ़ी में भी चलेगा। कैफ़ेज़ के कल्चर में तो आजकल यही चल रहा है ना। अब कैफ़े में जाके कोई चाय और पार्ले जी ऑर्डर नहीं करने वाला है, आपकी जनरेशन वाले तो बिल्कुल नहीं। आप लोग जाओगे कैफ़े में तो सबसे पहले फ्रैपे ढूंढोगे या फिर कोल्ड कॉफ़ी ढूंढोगे, और बेस वही होता है कि यूजुअली लोग कॉफ़ी प्रेफर करते हैं, ठीक है। और होता भी यही है क्योंकि कॉफ़ी बेचने वाले को भी अच्छा पैसा कमाने को मिलता है। आज 250 रुपीज़ एक ग्लास कॉफ़ी का कोई बड़ी बात नहीं है चार्ज करना, तो और लोग पे करते भी हैं। तो दे नो कि जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो अपना स्कूल एकेडमिक्स ख़त्म करके कॉलेज लाइफ में आ रहे हैं, कैफ़े का कल्चर जो है वो देखने लगे हैं, तो दे आर इनटू इट कि भाई कॉफ़ी हमें पीनी है। और नहीं भी पसंद होती ना तो दिखाने के लिए भी कुछ लोग पी लेते हैं कि हाँ भाई सब बैठे हैं, इतनी अच्छी नहीं लगती पर बैठे हैं तो चलेगी, चलो हम भी एक ऑर्डर कर ही देते हैं, खाली तो नहीं बैठे रहेंगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ ले लेते हैं। तो ऐसे करके कोई हॉट कॉफ़ी पसंद करता है, कोई कोल्ड कॉफ़ी, फ्रैपे, शेक्स पसंद करता है, लेकिन अल्टीमेटली कॉफ़ी का कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो मार्केट इज़ एक्सपांडिंग। मतलब आज अगर इंडिया में 10 करोड़ लोग कॉफ़ी पीने वाले हैं, कल शायद 11-12 करोड़ भी होंगे। तो टाइम के साथ कंजम्पशन और कंज्यूमर्स बढ़ेंगे, तो दैट इज़ द इंक्रीजिंग मार्केट ग्रोथ। दूसरा, मार्केट शेयर की बात करें तो मैंने आपको बताया नेस्कैफे का मार्केट शेयर आज की डेट में 55% है। मैंने अभी कल ही पढ़ा, एक पोस्ट था उसके अंदर, इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं अलग अलग जो इन्फॉर्मेटिव चैनल्स होते हैं, ठीक है, उनके पोस्ट आते रहते हैं। मीम्स तो अपनी जगह, वो तो मैं एंजॉय करता ही हूँ, आप भी करते हो, लेकिन कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं या जो उनके पेजेस हैं जिनके ऊपर वो ऐसा डेटा आपको प्रोवाइड करते हैं जो आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छा है। तो मैंने उसी में ये पढ़ा कि नेस्कैफे का अभी करंटली मार्केट शेयर जो है
नेस्ले का दैट इज़ 55%, मैसिव अमाउंट है, मतलब आधे से ज़्यादा लोग, 2 कप कॉफ़ी बिकती है तो एक नेस्कैफे है, इससे बड़ी तो बात ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो उनको दोनों एडवांटेज है, बढ़ते हुए मार्केट में अपना हाईएस्ट शेयर है, बट ये पता है इतना ईजी भी नहीं है स्टार्स वाली कैटेगरी, बिकॉज कैसा है, कंज्यूमर बेस डेली बढ़ता जा रहा है, डेली जो नया क्राउड कॉफ़ी पीने आ रहा है वो फर्स्ट टाइम कॉफ़ी पीने वाला भी होगा, या यंग जब स्कूल डेज में होते हो तब तो पेरेंट्स बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स या फिर हल्दी वाला दूध भी पिलाते हैं, ठीक है, तो हेल्दी चीज़ होती है वो भी, तो ऐसे सब प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते आए होते हैं। ये कॉफ़ी और ये सब जो थोड़ा हाई फाई चीज़ें होती है ना, ये अपने 10th-12th स्टैंडर्ड के बाद थोड़ा सा सीखने लगते हैं, उस कल्चर में आने लगते हैं, तो पहली बार जो टेस्ट आपको अच्छा लग गया फिर वही चलता है। अब जिसने ब्रू वाली कॉफ़ी पी होगी उसको ब्रू अच्छी लगती है, रिलायंस की भी कॉफ़ी आती है, अगर आपने वो पी आपको वो अच्छी लगी तो फिर आपको वही टेस्ट पसंद आएगा। नेस्कैफ़े में भी अलग अलग आती है, नेस्कैफ़े गोल्ड आती है, नेस्कैफ़े क्लासिक आती है, नेस्कैफ़े सनराइज आती है, उनके ब्रांड्स है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉफ़ी बीन्स जो होते हैं जिसका ओरिजिन अलग अलग होता है, उस हिसाब से वो लोग आपको ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो मार्केट अगर ग्रो कर रहा है, नए कस्टमर्स आ रहे हैं, तो ऐसी कंपनीज को ये टेंशन होता है कि ये कस्टमर सबसे पहले हमारे पास आए, ये ज़रूरी है, कहीं और ना चले जाएं और वो टेस्ट उनको डेवलप ना हो जाए। तो with the increasing market you have to work on increasing your share and you have to keep on running, मतलब ट्रेडमिल है, आप दौड़ते रहो, रुक गए तो गिर जाओगे, क्योंकि ट्रेडमिल तो दौड़ रहा है, आपको उसके ऊपर दौड़ते रहना है, मशीन चल रहा है, अगर आप रुक जाओगे तो मुंह के बल गिरोगे, ये ऐसी चीज़ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर और एक कांस्टेंट टेंशन रहने वाला है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इसके बाद बोला है अगला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कैश काउस, कोई भी ऑर्डर में चलेंगे, आपको पॉइंट तो सारे समझ में आने। कैश काउस का एग्जांपल लेता हूँ, एक पॉपुलर प्रोडक्ट दिख रहा है दैट इज़ किटकैट, मार्केट शेयर हाई है, मार्केट ग्रोथ जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं, मार्केट ग्रोथ लो है, लेकिन उस मार्केट में हमारा शेयर बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा है कि चॉकलेट खाने वाले जो लोग हैं वो लिमिटेड हैं और जितने हैं उतना ही बेस जनरली रहता है। अभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा साइक्लिक है, मतलब ऐसा है ना कि परेशानी क्या है कि चॉकलेट्स जनरली बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, नो डाउट, ऐसा नहीं कि बड़े पसंद नहीं करते हैं, चॉकलेट सबको अच्छी लगती है, लेकिन बच्चों को ज़्यादा क्रेविंग होती है कि नहीं चॉकलेट खानी है, वो सुनते नहीं हैं, उनको पेरेंट्स खाने नहीं देते, तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट उन कंज्यूमर्स तक पहुँचेगा या नहीं, ये डायरेक्टली उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके बदले कोई और उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, तो वो एक थोड़ी सी प्रेशर की बात है सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, जो टीनेजर्स हैं या जो कॉलेज वाले यंगस्टर्स हैं, वो पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं है 10-20 रुपए की चॉकलेट के लिए, जब मन किया खा ली, ठीक है, वो होता है, तो वो वहाँ पे कंजम्पशन उनका हो रहा है, इसलिए आप देखते हो इनकी एड्स में भी आपने देखा होगा कि अब, अच्छा मैं आपको एक इसकी केस स्टडी भी बताऊंगा बाद में, पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किटकैट में क्या हो रहा है। अच्छा, इसके बाद इसके जो टैगलाइन ही हैव अ ब्रेक हैव अ किटकैट, जब ब्रेक ले लो किटकैट खा लो, ऐसे ही खाते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा, फिर तो ब्रेक ही लेते रहेंगे। तो आपने किटकैट कंज्यूम करनी है एज अ टीनेजर, एज अ यंगस्टर, यू हैव फुल फ्रीडम, थोड़ा उसके ऊपर की एज ग्रुप होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या होता है, एक एज के बाद शायद लोग हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर उनको लगता है कि ज़्यादा मीठा नहीं खा सकते, अलाउड नहीं है नॉल, तो मिडिल एज के बाद शायद लोग कम खाएं, ओकेजनली खा ले, वो बच्चों जैसी क्रेविंग उनमें नहीं रहती, थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल डेवलप हो जाता है। तो वो जो यंग वाली एज है ना, कॉलेज एज और जो यंगस्टर्स वाली एज, उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो मार्केट का जो उनका ग्रोथ है वो उतना नहीं है कि हर रोज़ कंजम्पशन बेस बढ़ रहा है, वो एज ग्रुप के हिसाब से उतना ही है, ठीक है, क्योंकि जो आज 20 साल का 5 साल बाद 25 का होगा, 25 वाला 30 का हो जाएगा, एक एज के बाद वो कंजम्पशन करना बंद कर देगा, तो साइक्लिक चल रहा है ना, तो ग्रोथ उतना इंक्रीजिंग नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट शेयर इनका बहुत हाई है। मतलब किटकैट एक ऐसा प्रोडक्ट है, अब आप बोलो सर चॉकलेट में तो डेयरी मिल्क नंबर 1 है, अरे भाई मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप नेस्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, चॉकलेट्स में भी तो वेराइटी आती है ना, जैसे हम अभी आप डेयरी मिल्क और किटकैट को डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हो, देन इट इज़ अ रॉन्ग कंपेरिजन अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज ये एक वेफर बेस्ड चॉकलेट है, जिसके अंदर आपको वेफर का स्लाइस होगा और उसके बीच में चॉकलेट फिलिंग होगी, ऊपर चॉकलेट कोटिंग होगी। डेयरी मिल्क इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, इसको आप कंपेयर करोगे किटकैट को तो पर्क के सामने कर सकते हो, ठीक है, तो ये एक मंच के सामने कर सकते हो, तो ये एक कंपेरेटिव प्रोडक्ट हुआ उनके साथ, लेकिन डेयरी मिल्क और सिल्क के साथ डायरेक्ट कंपेरिजन करना ज़्यादा लॉजिकल नहीं। तो इस मार्केट में मतलब वेफर बेस्ड जो चॉकलेट्स हैं उस मार्केट में आई गेस किटकैट नंबर 1 है, मंच और पर्क के भी लोग ज़्यादा मतलब प्रेफर करते होंगे, मैं पर्सनली किटकैट पसंद करता हूँ, मैंने देखा ज़्यादातर लोग किटकैट को प्रेफर करते हैं, ये डेटा भी बोलता है, तभी उनका मार्केट शेयर सबसे हाई है बाकी कंपनीज के कंपेरिजन में, तो दिस शुड बी क्लियर, पता चला।
तो ये है कैश काउस। कैश काउस मतलब इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं, अब उस पर आ देखो। कैश काउस को अगर मैं एकदम सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊं तो इट मीन्स जैसे डिपेंडेबल प्रोडक्ट। मतलब इंडियन क्रिकेट में एक टाइम पे राहुल द्रविड़ को बोलते थे कि राहुल द्रविड़ है ना, आएंगे तो खेलेंगे ही खेलेंगे, ही इज़ अ डिपेंडेबल पर्सन, ही इज़ द वॉल, ही इज़ द मोस्ट डिपेंडेबल बैट्समैन इन द टीम, ऐसे उनको टाइटल था कि भाई मुसीबत में कोई खेले ना खेले राहुल द्रविड़ विल मेक रन्स और वो मतलब जो अपनी टीम है उसको जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सेम प्रोडक्ट है कैश काउस। कैश काउस वो प्रोडक्ट है जो हमें स्टेबल और रेगुलर इनकम या कैश फ्लो जनरेट करके देते हैं। मतलब कंपनी ट्रस्ट कर सकती है कि यार कुछ भी हो ये प्रोडक्ट बिकेगा और कैश जनरेट करके देगा, इससे तो हम कमाई करेंगे करेंगे, कोई नुकसान नहीं होने वाला। मतलब कंसिस्टेंसी है इस प्रोडक्ट के सेल और रेवेन्यू जनरेशन पावर में, तो उसको हम बोल सकते हैं कैश काउ। ठीक है। अब वैसे ही एक और प्रोडक्ट मतलब एक और कैटेगरी है, उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब वो कैटेगरी जहाँ पे उन्होंने बोला कि मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा मार्केट में उतना शेयर नहीं है क्योंकि कंपटीशन है। ठीक है, पता चल रहा है। तो शायद हम फर्स्ट पोजीशन पे नहीं हैं, इसलिए हम पीछे हैं। इसमें एग्जांपल में इन्होंने नेस्ले की कंपेयर मतलब उसके एग्जांपल में उन्होंने स्मार्टीज करके एक चॉकलेट का एग्जांपल लिया है। आपको फोटो देख के पता चल रहा होगा स्मार्टीज जो है ये एक्चुअली में जेम्स है। अब जेम्स नेस्ले की नहीं है, जेम्स कैडबरी की है, तो आपको मालूम ही है। अब हमें पता है कि हम बोलते हैं हम जेम्स खानी है। अब वैसे अगर मैं बोलूँ जेम्स मत बोलो, कैसे डिस्क्राइब करोगे, डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो जेम्स एक ऐसा ब्रांड बन चुका है, जैसे नूडल्स और मैगी, तो हम बोलते हैं मैगी खानी, हम ये नहीं बोलते नूडल्स खाने, तो हमें बोलते हैं मैगी, तो समझ जाते हैं हाँ ये वाले नूडल्स है नो। एक पर्टिकुलर ब्रांड एक पूरी कैटेगरी को ओवरटेक कर गया। जेम्स का कुछ मार्केट वैसा ही है। तो कैडबरी जेम्स इस मार्केट में नंबर 1 है। मार्केट तो ग्रो कर ही रहा है। अच्छा, आपने इसकी जेम्स की ऐड देखी होगी, नो उमर फॉर लालच। ठीक है, वो गार्डन में 2 अंकल बैठे होते हैं जो सीनियर सिटीजन होते हैं, और वो बेंच के नीचे से सामने से जेम्स निकलने लगती है फाउंटेन जैसी, और उसके ऊपर बैठ के उसको रोक रहे हैं, उसको खा रहे हैं, उसमें उछल रहे हैं। वो ऐड का कंसेप्ट ही वैसा है कि यार जेम्स को बच्चों की चीज़ मत समझो, जो खाना है खा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो उन्होंने मार्केटिंग ही वैसे की है। तो मार्केट तो ग्रो कर रहा है, बट क्या आपका प्रोडक्ट उस मार्केट में अपना शेयर मेंटेन कर पा रहा है? देखो ऐसा है, आज मेरे पास 200 कस्टमर है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सीएस के लिए, सपोज सूरत में सिटी में 1000 बच्चे, और 1000 में से 400 बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसे मेजोरिटी नहीं बोलता, 400 बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, मतलब ये हेल्दी क्राउड में मेंटेन कर रहा हूँ, मार्केट में मेरा अच्छा शेयर है। अब ये है कि स्टूडेंट्स हो गए 1000 के 2000, बहुत ज़्यादा लोगों को सही में पता चल गया कि सीएस अच्छा कोर्स है, और वो उसको ज्वाइन करने लगे और बहुत डिमांड आ गई। बट मेरे पास अभी भी 400 का ही क्राउड है एवरेज, तो मेरा मार्केट शेयर तो गिर गया ना भाई। मार्केट ग्रो कर रहा है, बट मैं कहाँ ग्रो कर रहा हूँ। अगर मार्केट 50% या 100% से ग्रो कर गया है, 1000 का 2000 हो गया है, मुझे भी 400 के 800 करने चाहिए थे ना, वो मैं नहीं कर पाया। दैट मीन्स अब मैं डिक्लाइन हो रहा हूँ, पता चल रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं अपना मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए और एफर्ट्स पुट करके स्टूडेंट्स को गैदर करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी मैं उस रेशियो में मेंटेन कर पाऊंगा। ठीक है, वैसा होगा। तो क्वेश्चन मार्क वाले में यही प्रॉब्लम है कि इन बेचारों का मार्केट शेयर उतना नहीं है। मतलब इनसे बेस्ट प्लेयर्स हैं मार्केट में, बेटर प्लेयर्स हैं, जिनको बीट करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ जाती है। ठीक है। फिर लास्ट कैटेगरी है डॉग्स। एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि डॉग्स वाली कैटेगरी में ना मिल्की बार को नहीं रखना चाहिए था, पता नहीं क्यों इन्होंने रखा है। एग्जाम्पल ठीक है, लेकिन मिल्की बार ना थोड़ा मेरे लिए ऐसा कि मुझे बहुत पसंद है। वाइट चॉकलेट पसंद करने वाले लोग वैसे कम है, मिल्की बार आपको कोई रेयरली खाता हुआ दिखेगा खरीद के शौक से, बट मुझे पर्सनली मिल्की बार बहुत पसंद है। मतलब मैं नॉर्मल जो मिल्क चॉकलेट या जो नॉर्मल किटकैट और डेयरी मिल्क है वो तो पसंद करता ही हूँ, और साथ में वाइट चॉकलेट खाने का अलग मज़ा है। मतलब मिल्की बार मिल जाए ना शॉप पे, मैं कभी जाता हूँ ना, सीरियसली ये होता है। मतलब इतने साल से, बचपन से कभी भी मैं अगर कोई दुकान पे गया और वहाँ पे अगर काउंटर पे मिल्की बार पड़ी है ना, तो मैं एक मिल्की बार खरीद ही लेता हूँ। वो बाय डिफ़ॉल्ट है कि अपने आप ही मन करता है अरे मिल्की बार ले लो, तो अच्छी इतनी लगती है तो वो मैं खरीद लेता हूँ। बट हर शॉप पे नहीं मिलती, अच्छी बात है नहीं मिलती, तो हर बार खरीद के ले आता, कितनी खा लेता मैं। लेकिन जहाँ पे मिल जाए मिल्की बार खरीदे बिना मैं नहीं छोड़ता हूँ, चाहे वो 10 रुपये की छोटी सी मिल्की बार है, लेकिन खानी है एक बार, क्योंकि वो वाइट चॉकलेट ना खाने को मिलती नहीं है। और आप देखना ये सेगमेंट ऐसा है, ये जो कैटेगरी है वाइट चॉकलेट की, इसमें मुझे आज तक कोई कंपटीशन ही नज़र नहीं आया। मतलब मार्केट में मुझे बता दो वाइट चॉकलेट कितनी कंपनियां बेचती है। कैडबरी की कोई वाइट चॉकलेट मुझे ध्यान में नहीं है, होगी भी हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगी, लेकिन दिस इज द ओनली कंपनी एंड द ओनली चॉकलेट विच इज़ वर्ल्ड फेमस सिंस एजिस, मिल्की बार। मतलब हाँ वाइट चॉकलेट है, मिल्की बार सबको पता है।
तो वैसे डॉग्स की कैटेगरी वो होती है जहाँ पे मार्केट ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, और बरसों से ऐसा है, वाइट चॉकलेट खाने वाले लोग बहुत हैंडफुल है और वो उतने ही हैं, और कंपनीज को भी पता है। और मार्केट शेयर उसमें अगर आपका कम है, मतलब ऐसा है कि मार्केट भी बहुत छोटा सा है, उसमें भी आपका मार्केट शेयर बहुत कम है। सपोज मेरे सिटी में CS में पढ़ने वाले बच्चे हैं 100, उसमें से मेरे पास 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एक तो मार्केट ही लिमिटेड है, 100 ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, उसमें मैं सिर्फ 5 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्या ग्रो करूँगा मैं, और क्या बिजनेस चलेगा, और क्या अर्न करूँगा, कुछ नहीं होने वाला। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि एक प्रोडक्ट जो मार्केट में आपका कोई शेयर क्रिएट नहीं कर रहा है, और मार्केट तो ग्रो करता ही जा रहा है, तो दिन पर दिन पिछड़ते जाओगे। तो ऐसे बिजनेस में आप कितने दिन टिकोगे आपको ही पता है। या तो आप इसमें से एग्जिट कर जाओ, वो बेटर है, वो रिसोर्सेज कहीं और यूज़ कर लो, या स्ट्रैटेजी बनाओ फॉर सर्वाइवल फर्स्ट, एंड देन अगर आप सर्वाइव कर जाते हो देन फॉर ग्रोथ आप जा सकते हो। तो मुझे मिल्की बार एग्जैक्ट प्रोडक्ट यहाँ नहीं लगता, थोड़ा सा मिसमैच है, बट हम समझ सकते हैं क्योंकि मार्केट शेयर कम है, ये बात सही नहीं लगी मुझे। हाँ, ओवरऑल अगर आप देखते हो कि चॉकलेट्स में जनरलाइज्ड वे में अगर हम देखें तो मिल्की बार का मार्केट शेयर सबसे कम होगा, क्योंकि मैंने बोला वाइट चॉकलेट में, और मतलब वाइट चॉकलेट जनरली लोग प्रीफर नहीं करते, बट अगर वाइट चॉकलेट का ही कैटेगराइजेशन है तो मिल्की बार इज द किंग मोनोपोली, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि अगर डॉग्स में उन्होंने लिखा है, इट मीन्स ओवरऑल चॉकलेट मार्केट जो है उसमें मिल्की बार का मार्केट शेयर तो ना के बराबर है, मतलब पता नहीं 0.01% भी बोलो तो शायद ज़्यादा ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि डेयरी मिल्क और सिल्क और किटकैट और मंच ये सब कितनी बिकती है, और मिल्की बार कितनी बिकती है, यू नो द डिफरेंस, ठीक है। तो अब आपको पता चला कि एग्जैक्टली ये चारों चीज़ें हैं क्या। तो BCG मैट्रिक्स, वैसे ही यहाँ पे अमूल का भी एक BCG मैट्रिक्स है, वो भी अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको देखने लगेगा कि हाँ ये सब प्रोडक्ट्स तो हमने देखे भी हैं, सेम कंपैरिजन है। ये मैंने एडिशनली रखा है, मॉड्यूल में से नहीं था, तो मैंने सोचा चलो समझाने के लिए कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो फिर ये बोरिंग सी थियरी नज़र आती है। तो देखो कैश काउज वाले में क्या करना होता है, इनको रेगुलरिटी मेंटेन करके अपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी होती है। कैश काउ से पैसा कमा कमा के बाकी के बिजनेसेस को हम दे सकते हैं फॉर ग्रोथ पर्पस। तो यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी है कि इसको मेंटेन करो, ठीक है, अच्छे से मेंटेन करो, और कस्टमर्स को कोई मौका मत दो शिकायत का, बार बार उनको याद करवाते रहो, किटकैट हैव अ ब्रेक, हैव अ किटकैट, याद कराते रहो कि वो किटकैट ही खाएं, और कुछ करना नहीं है, मार्केटिंग करो और क्वालिटी मेंटेन करो। स्टार्स वाले में थोड़ा सा रिस्क है, आप टॉप पे हो, और जो फर्स्ट होता है ना, वो क्लास का फर्स्ट रैंकर होता है, कभी उसकी शक्ल देखी, वो बेचारा हमेशा टेंशन में होता है। हम लोग थे एक्चुअली स्कूल टाइम में, टॉप 10 में रैंक आता था, फर्स्ट बहुत कम बार आया, लेकिन सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ ऐसा कुछ ना कुछ आ ही जाता था। तो वो जो बेचारा फर्स्ट रैंकर होता है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक नेचुरली जीनियस, कि पढ़ने में अच्छा है, ग्रास्पिंग पावर अच्छा है, फास्ट एंड क्विक स्टडी करता है, एंड देन ही इज़ डन। और एक होता है रट्टू तोते वाला फर्स्ट रैंकर, अपना चतुर जैसा, ठीक है। तो वो बेचारा हमेशा टेंशन में कि कहीं मैं सेकंड आ गया तो, कहीं ये मुझसे आगे निकल गया तो सबको परेशान करने में लगा रहेगा, और खुद भी परेशान परेशान घूमता रहेगा। तो स्टार्स वाली कैटेगरी कुछ ऐसी है, जो ऑलरेडी फर्स्ट रैंकर है ना, वो बेचारा थोड़ा सा टेंशन में कि यार, मैंने आपको बताया दोनों टाइप के होते हैं, तो ऐसा नहीं कि अगर आप स्कूल टाइम में फर्स्ट रैंक कर रहे हो तो आप मुझ पर गुस्सा हो जाओगे, बोले सर आपने ऐसा कैसे बोला, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ दो प्रकार के होते हैं। तो आप अगर चिल वाले हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप टेंशन में रहते हो तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो उस टेंशन में होते हैं कि हमारा नंबर 1 का पोजीशन कभी भी जा सकता है, तो मेहनत और करनी पड़ेगी, टेंशन में रहेंगे, थोड़ा ओवर रिएक्ट भी कर देते हैं। पर यहाँ पे ओवर रिएक्शन की बात नहीं है, यहाँ पे तो आपको करना ही है। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, केयरलेस हो जाओगे, तो आपका नंबर 1 पोजीशन के पीछे पीछे आपको चेज करता हुआ कोई तो आ ही रहा है, वो तो होता ही है। तो आपको अपने आप को उस तरीके से क्वालिटी वाइज मेंटेन तो करना है, अपग्रेड करने का भी सोचना है, बाकी लोगों से आगे निकलने का भी सोचना है, और इम्प्रूवमेंट कैसे करें, खुद का ही बेंचमार्क कैसे बीट करें वो भी सोचना है, ताकि आप जिस लेवल पे आज हो और कोई आपको चेज कर रहा है, वो आप तक पहुंचे उससे पहले आप अपना लेवल रेस कर लो, है ना। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पे आपको रखनी है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क, वो तो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन मार्क में वही है, क्योंकि मार्केट का शेयर अगर ग्रो कर रहा है, मार्केट ग्रो कर रहा है और उसमें आपका शेयर कम है, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं मतलब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट में माइनर माइनर चेंजेस करते करते उसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। ऑल दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी। इसके बाद बात हो रही है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क सही तो हो गया, सॉरी, क्वेश्चन मार्क ही डॉग्स। डॉग्स वाले में आपकी हालत बहुत ख़राब है, मतलब डॉग्स नाम ही वैसे रखा है। अब इसमें तो आपको बहुत मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे, और यहाँ पे सर्वाइव करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। या तो आप डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी करो कि भाई पैसा निकाला और बंद करके निकल गए, या फिर उसको पूरा तरीके से रिवाइव करने के लिए नए तरीके से उसमें आप कुछ दिमाग लगाओ, कुछ ना कुछ करो, कुछ इनोवेशन करो, प्रोडक्ट पूरा नए नाम से, नए स्टाइल में रीलॉन्च करो, ऐसा कुछ करो,
तभी जाके कुछ आगे हो सकता है, ठीक है। अब इसकी लैंग्वेज अब आप पढ़ोगे तो आपको शायद ही कोई डाउट आएगा, क्योंकि मैंने इतना कंसेप्चुअली बता दिया है कि आई डोंट थिंक कि कोई उसमें इशू आने वाला है। क्लियर है? तो ये हो गया एक पार्ट, इसमें कुछ सीक्वेंस भी है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। मैं वर्ड टू वर्ड नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मॉड्यूल की लैंग्वेज है ना, रिपीटेशन बहुत किया उन्होंने, मेरा इंटेंशन नहीं कि मैं आपको बोर करूँ। ये स्टेप्स एंड ऑल एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से, जो 3-4 तरीक़ों से लिखते हैं, बोर कर देते हैं। अब देखो, स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन द BCG मैट्रिक्स, अभी तो बात कर रहे थे स्ट्रैटेजी की, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है जैसे एक प्रोडक्ट है जो क्वेश्चन मार्क कैटेगरी में है, तो थोड़ा उस पर खर्चा करो, उसको स्टार में ले जाने की कोशिश करो, स्टार कैटेगरी से फिर उसको कैश काउ में कन्वर्ट करने की कोशिश करो कि भाई कैश काउ मतलब क्या, स्टेबल हो गया तो इनकम देता ही रहेगा। स्टार में तो फिर भी थोड़ा बहुत टेंशन रहता है ना, वैसा हो गया। होल्ड वाले में क्या बोला है, होल्ड मतलब वो स्ट्रैटेजी जहाँ पे आपको और इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं, जितना है उतना सही है, और जहाँ पे हो वहीं रहो। मतलब स्टार कैटेगरी में हो तो स्टार में ही ठीक हो, वहाँ पे भी काम चल रहा है अच्छा, और बहुत जल्दी अपनी इधर उधर करने की कोशिश ना करें क्योंकि अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब तक मौका नहीं मिलता तब तक हम होल्ड करेंगे, ठीक है। मार्केट जब अनसर्टन है तभी भी ऐसी सब चीज़ें होती हैं। हार्वेस्ट, ठीक है, हार्वेस्ट की बात हो रही है। हार्वेस्ट में तो ये है कि कैश काउज में हम देख रहे थे ना कि फसल काटो और पैसे कमाओ, तो जो बीज बो के रखा है उसे फसल उगती जा रही है तो काटो और पैसे कमाओ, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो जैसे हमने किटकैट वाला एग्जांपल देखा, तो कैश काउ है, डेली पैसा देगा, डेली हार्वेस्ट करो, कमा के ले आओ। डाइवेस्ट, डाइवेस्ट मतलब डॉग वाली कैटेगरी, जहाँ पे आपको बोला था ना कि आप जो है बिजनेस में से बाहर निकल सकते हो, तो पैसा निकाल लो उसमें से जितना निकलता है, क्या पता कल इतना भी ना मिले, ऐसी आपकी साइकोलॉजी हो सकती है। ओरिजिनल BCG मैट्रिक्स में ना हिस्ट्री है इसकी, रीड करनी है, मजबूरी आपकी है, MCQ है, पढ़ना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक बार आपको रीड तो करना ही है। हाँ, डाउट्स मैं आपके ले सकता हूँ, उसके लिए कोई मना नहीं, आप बोलोगे वापस समझाऊंगा मैं पूरा लाइन टू लाइन भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पहले एक बार स्टडी वाला पार्ट आप करो, क्योंकि उसके लिए अपने यहाँ टाइम वेस्ट करे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी किया गया होगा, हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव तो होता ही है, वो आपको ढूंढना है कि क्या क्रिटिसिज्म किया गया, और उसका सॉल्यूशन फिर बाकी के मैट्रिक्स में हमें मिलता है या नहीं, वो आपको वहाँ से पता चलेगा। मैं सारे मैट्रिक्स तो आपको समझा ही रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि BCG मैट्रिक्स को जब क्रिटिसाइज़ किया गया तो उसका 2.0 वर्जन भी निकाला, तो 2.0 वर्जन में उसमें नेसेसरी चेंजेस किए गए आज के टाइम के हिसाब से, और उसको इम्प्रोवाइज करने की भी कोशिश की गई। ये इसकी हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका BCG मैट्रिक्स जो है वो कंप्लीट हुआ। एक टाइप ख़त्म हो गया पोर्टफोलियो जो है उसका एनालिसिस करने का। अब मैं आपको यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स अभी इस लेक्चर में स्टार्ट नहीं करवाना चाहता, बिकॉज ये अलग ही है फिर, एंसॉफ्स ग्रोथ मैट्रिक्स। अब जैसे हमने एक लेक्चर में पूरा आज BCG समझा, वैसे ही अगले लेक्चर में हम एंसॉफ के बारे में बात करके उसको समझेंगे, ताकि आप एट अ टाइम एक लेक्चर में पूरा दिमाग एक मैट्रिक्स में लगाओ, उसको क्लियर करो, फिर दूसरे पे आगे बढ़े। एक साथ हमें कोई मिक्सअप करने की उसको ज़रूरत नहीं। ये भी उतना इंटरेस्टिंग है जितना आज हमने BCG देखा। आई होप आपको मज़ा आया होगा, मुझे वो स्ट्रैटेजीज कुछ नया सीखने में मज़ा आता है, आपको भी आ रहा होगा, आई होप सो। और वैसे ही आगे के मैट्रिक्स में भी रहेगा। क्लियर? तो रीडिंग करके जो आपके डाउट्स निकले, फील फ्री टू आस्क एनी टाइम, आप पूछो, जब भी हम डाउट सेशन करेंगे आप बात कर सकते हो उसके बारे में। लेकिन पढ़े बिना मत आना कि भाई पढ़ा ही नहीं, बोर हो रहे थे, ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा था, ऐसा नहीं। थोड़ा आपको इंटरेस्ट डेवलप करके रखना है अगर MCQs में मार्क्स स्कोर करने हैं, वरना SM के 40 मार्क्स हालत ख़राब कर देंगे आपकी, ये मैं आपको श्योर बता रहा हूँ। यकीन नहीं हो तो लास्ट के जो भी पास्ट एग्जाम पेपर्स हुए थे वो देख लेना, अगर बहुत ईजी लग रहे हैं तो बात अलग है, बट आई थिंक 5-10 MCQ सॉल्व करते आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि जितना सिंपल हम सोच रहे हैं उतना सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। क्लियर? ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।